आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला के 34वें एपिसोड के अंदर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। 90 दिन का ये कार्यक्रम है। 90 डेज़ का प्रोग्राम के अंदर आज हम 34 डेज़ की ट्रेनिंग में पहुंच चुके हैं और आज हम जिस विषय विशेष पर बात करने वाले हैं उससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मैं फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस के अंदर कार्यरत हैं। हम सब लोग इस फैमिली बिज़नेस को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, एक ऐसा विषय जिसके बारे में बहुत कम बातचीत की जाती है, लेकिन एक ऐसा विषय जिसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से बहुत से लोगों का भविष्य दांव पर लगा होता है। बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक छोटी छोटी गलतियां उनसे हो जाती हैं और उन गलतियों की वजह से बहुत से लोगों का भविष्य तबाह और बर्बाद हो जाता है। चलिए, आज उस विषय पर बात करते हैं। हम लोग कार्डिनल रूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 3 है हमारा, रूल नंबर 3, कार्डिनल रूल, मौलिक रूल्स। मौलिक आप समझते हैं ना, मौलिक जिसके बिना उस चीज़ का आधार होना संभव ही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसके बिना दूसरी वस्तु की कल्पना करना व्यर्थ है। जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए उसके अंदर ईंधन का होना जरूरी है। गाड़ी के अंदर बिना इंजन, अगर इंजन नहीं है तो वो गाड़ी नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार से मौलिक नियमों के बिना ये बिज़नेस चल ही नहीं सकता। तो हमें इन मौलिक बिज़नेस की आचार संहिता भी इनको कहते हैं, बिज़नेस की आचार संहिता। आचार संहिता का पालन जब लोग करते हैं तो कामयाबियां बड़ी बड़ी मिलती हैं और आचार संहिता का पालन ना करने की वजह से नाकामयाबी भी बड़ी बड़ी मिलती हैं, सजाएं मिलती हैं। बल्कि आचार संहिता का जो लोग उल्लंघन करते हैं, आपने सुना होगा जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो आचार संहिता लगती है और आचार संहिता का उल्लंघन जो लोग करते हैं उन लोगों का बहुत बार कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, उन लोगों को सजाएं भी मिलती हैं, कानूनन रूप से जो है वो पुनिशेबल ऑफेंस के रूप में देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से आचार संहिताएं हैं ये कार्डिनल रूल्स। आचार संहिता का अगर फॉलो करेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आचार संहिता का जो लोग उल्लंघन करेंगे उन लोगों का कैंडिडेचर ही रद्द हो जाता है और यहाँ तक कि उनको फिर सजाएं भी मिलती हैं। वो सोशल लेवल की सजाएं होती हैं। आरसीएम बिजनेस में कोई ऐसा पुनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, वो सोशल, समाज अपने आप, टीम अपने आप जो है ना, और बहुत सी चीज़ें, घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिन जो नहीं होनी चाहिए। चलिए, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसका नाम है किसी भी व्यक्ति के धन, अहम व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। बात बहुत सिंपल सी है लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के धन, अहम व परिवार से खिलवाड़ ना करें। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं धन। क्या होता है ये धन और कैसे, क्या होता है ये खिलवाड़ करना? इसको बहुत बार जो है सही तरीके से अगर समझा जाए तो ये बहुत फ़ायदा दे सकता है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग जो है इस धन की बात को समझ ही नहीं पाते कि ये धन के साथ खिलवाड़ करना या धन का किस प्रकार से आरसीएम बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करना है, इस बात के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, आरसीएम में ज्वाइन होने से पहले हमारे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बहुत से लोगों के साथ में रिलेशन होते हैं और कुछ लोगों के साथ आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने के बाद रिलेशंस बन जाती हैं। तो वहाँ पे समाज में जब जो सिस्टम है वहाँ पे पैसों का लेन देन आपस में चलता है। एक दूसरे को लोग उधार देते हैं, एक दूसरे की लोग जो है पैसा इधर से उधर जो है बिजनेस के अंदर डीलिंग्स होती रहती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये पैसे का लेन देन, आपस में पैसे का लेन देन, एक दूसरे को उधार देना, ये बिल्कुल मना है, बिल्कुल क्रॉस है इसके अंदर। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए, 100% सक्सेस चाहिए, अगर आप किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये काम जो है हमें तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। जैसे ही एक आदमी हमारी टीम में जुड़ता है, जैसे ही हम किसी के साथ में ज्वाइन होते हैं, जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने कैरियर को लेकर सीरियस होते हैं, उसी वक्त हमें इस काम को तुरंत प्रभाव से बंद करना होगा। अदरवाइज ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और बहुत लोगों को इसने नुकसान पहुंचाया है।
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि केवल 100 रुपये की वजह से, केवल 100 रुपये की वजह से एक व्यक्ति का भविष्य खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है, चलिए जानते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, आपने उसके लिए 100 रुपये का कोई 100, 200, 500 रुपये का आपने कोई मदद कर दी। आपने 100 रुपये की, एक व्यक्ति है वो आपकी डाउनलाइन में है और उसको 500 रुपये की ज़रूरत है, आपने उसको वो 500 रुपये प्रोवाइड कर दिए और अगले ही महीने एक सेमिनार है, ये 500 रुपये हो सकते हैं या 5000 हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 500 या 50,000 भी हो सकते हैं। कोई भी अमाउंट आपने किसी व्यक्ति को, आपको लगा कि यार इसको ज़रूरत है और आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात, आपके पास पैसा है और उसको ज़रूरत भी है। वो आपका डाउनलाइन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपने जिसको ज्वाइन करवाया था। तो जैसे ही आपने इसको पैसा दिया, चाहे 100 रुपये ही दिया हो, और उसके बाद अगर कोई सेमिनार आ रहा है, उसके बाद अगर कोई मीटिंग आ रही है, तो उस सेमिनार के लिए जैसे ही आप उसको इनवाइट करेंगे, उसको बुलाएंगे उस सेमिनार में, उस व्यक्ति के मन में सबसे पहला जो प्रश्न आएगा, सबसे पहली जो थॉट आएगी वो ये आएगी, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद पैसे के बारे में बातचीत ना हो जाए, वो पैसे ना डिमांड करे, और इसलिए वो व्यक्ति उस सेमिनार में नहीं आता और बहाना बना देता है कि सर आज तो मुझे ये काम है, मेरी तो दूर के रिश्तेदार की दादी गुजर गई है, मुझे वहाँ जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, आप अटेंड कर लीजिए, मैं अगली बार देख लूँगा। एक केवल 500 रुपये ने एक व्यक्ति का, जो स्टार रूबी हो सकता था आपकी टीम का, जो डायमंड हो सकता था, वो आपकी गलती की वजह से उसका भविष्य चौपट हो गया। आपने क्या सोचा था कि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं, आप भी सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन नियम के खिलाफ है ये नियम के बिल्कुल खिलाफ है। आपके मन में, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं जानता हूं कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर ये मदद पूर्ण रूप से घातक है, ये जहर है अपनी टीम के साथ पैसों का लेन देन करना। जहर है यदि आपने उनको 100, 200, 500 रुपए की भी मदद कर दी। यदि आपने ऐसा किया तो बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाती है। बहुत बार लोग इस गलती को समझ ही नहीं पाते और उन्हें लगता है कि ये हो क्या रहा है, मैंने तो इसको पैसों से भी मदद की, मैंने तो इसका ये भी किया वो भी किया, लेकिन हो क्या रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप किसी का भला करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि एक बच्चा जो आपकी टीम में आया है वो कामयाब हो, तो उसके साथ मिल के मीटिंग्स कीजिए, उसके साथ जाके होम मीटिंग कीजिए, उसके साथ जाके प्लान दिखाइए। उसको कभी भी नेवर एवर एवर, लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात को, कभी भी पैसे की मदद ना करें। अगर बाई चांस आपका फिर भी दिल करता है, फिर भी आपके मन में हिलोरे उठते, नहीं सुनील काग सर ये क्या बात बोल रहा है, ऐसे तो समाज ही नष्ट हो जाएगा। यस, आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन समाज से पहले वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आपका मन करता है कि नहीं मुझे हेल्प करनी है, तो फिर ये जो पैसा 100, 200, 500 आपने दिए, ये आपको ये सोच लेना है कि ये कभी वापस नहीं आएगा। सामने वाले को ये एहसास भी ना हो कि आप कभी उससे इस पैसे को वापस मांगेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं आप, फिर भी आप इस नियम की उल्लंघना करना चाहते हैं, क्योंकि नियम की उल्लंघना होगी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहें। फिर भी अगर आपने पीछे किसी इतिहास में किसी की मदद कर दी है, ऐसा हो सकता है आपने कर दिया हो, तो इस बात को भूल जाएं, कभी डिमांड नहीं करनी है उस पैसे की, कभी भी, नेवर एवर। डिमांड तो छोड़ दीजिए सर, उसको पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपने उसको कोई पैसा दिया था। अब कर पाएंगे ऐसा? क्या अगर ऐसा कर सकते हैं, क्या अब अगली बार सोचना किसी की मदद करने, किसी को पैसे देने से पहले कि दूं कि नहीं दूं, क्योंकि वापस नहीं लेने हैं ना मांगने हैं, मांगने का हक ही नहीं है आपको। जैसे ही उसको लगेगा कि आप पैसे मांगेंगे, वो इस बिजनेस से बाहर होना शुरू हो जाएगा। मैंने 1, 2, 4, 5 नहीं, सैकड़ों जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। बहुत से लोगों ने 100, 200, 500 नहीं, 10, 10, 20, 20, 50,000, 1 लाख रुपए का आपस में लेन देन उधारी कर लिया, और उसके बाद पता ही नहीं चला वो लोग कहाँ गए, कहाँ किस कोने में जाके वो लोग खो गए। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, आपकी टीम को सक्सेस मिले, आपको
इस पैसे के लेन देन को बिल्कुल बिल्कुल बंद करना होगा, बिल्कुल बंद करना होगा। हमेशा हमेशा के लिए इस पैसे के लेन देन को बाहर निकाल दीजिए। मैं आपको एक घटना शेयर करता हूं। मेरे साथ जब मैंने टेक्निकल का अचीवमेंट क्वालिफाई किया, मैं 1 महीना कंप्लीट हो चुका था, स्लैब 3.5 लाख का, फिर दूसरा महीना भी कंप्लीट हो चुका था, तीसरा महीना जो है वो चल रहा था, और तीसरे महीने की लास्ट जो 3rd मंथ था, रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास, 10:30 बजे जो बिज़नेस था, उस बिज़नेस के अंदर 15,000 बिज़नेस वॉल्यूम की शायद कमी थी। 15,000 बिजनेस वॉल्यूम और चाहिए था, और ये 15,000 बिजनेस वॉल्यूम हमारे नज़दीकी पिकअप सेंटर पे नहीं था, जिस पिकअप सेंटर पे जींद में हम लोग काम कर रहे थे। ये 15,000 बिजनेस वॉल्यूम एक दूर करनाल के RCM बाज़ार के अंदर हरित संजीवनी अवेलेबल थी। मैंने अपनी अपलाइन को फ़ोन किया कि सर वहाँ पे हरित संजीवनी अवेलेबल है, आप बात कीजिए उनसे, और उनको जो है मुझे हरित संजीवनी 20 पैकेट जो है मेरे आईडी के ऊपर, मेरे डाउनलाइन में किसी व्यक्ति को ज़रूरत थी या पता नहीं, मैंने अपनी आईडी पे वो ख़रीदना था। तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं बोलता हूँ, और उन्होंने फ़ोन किया सामने और उस व्यक्ति को बोला जो RCM के जहाँ पे ये हरित संजीवनी अवेलेबल थी, कि ये इतना हरित संजीवनी उनकी आईडी पे काट दीजिए। उसके बाद मेरे पास फिर से फ़ोन आता है मेरी ग्रेट अपलाइन का, और फ़ोन कॉल के बाद मुझे कहा जाता है कि अभी आप ऐसा कीजिए, ये अकाउंट नंबर है उनका, और उस अकाउंट में आप 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, फील तो बहुत हुआ कि केवल 1.5 घंटा बचा है, और 1.5 घंटे के अंदर अगर ये टारगेट मेरा छूट गया तो मैं टेक्निकल बनने से रह जाऊंगा। क्या पता ये टेक्निकल अचीवमेंट 1 साल बाद आए, केवल 20,000 रुपये के लिए। लेकिन मेरे पास पैसे मैंने अरेंज किए जैसे तैसे करके, और वो पैसे ट्रांसफ़र किए, और तब वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वो बिलिंग हुई, और तब टेक्निकल क्वालिफाई हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसके बाद जब इस घटना को याद करता हूँ तो मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन को, मैं नमन करता हूँ उनको, मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त सबक सिखाया। क्योंकि इसकी वजह से अगर ये छोटी सी हेल्प मुझे मिल जाती तो कल को फिर टीम के अंदर किसी व्यक्ति को, जब मेरी मदद 20,000 रुपये की हो गई, तो मैं चाहूँगा कि नीचे जो डाउनलाइन में है, जब कोई और आदमी रॉयल्टी क्वालिफाई कर रहा हो, कोई लेवल क्वालिफाई कर रहा हो, तो मैं भी खुल के पैसे फेंकता, लो भैया 10,000 रुपये पकड़ो, 1,000 रुपये पकड़ो, तुम्हारा लेवल नहीं चूकना चाहिए। और इस तरीके से लोग जो है, खराब चीज़ें डुप्लीकेट होती है सर, डुप्लीकेट होती है, ऊपर से डुप्लीकेट होती, तो मैं भी उसी तरह से बिहेव करता, आगे भी ये बात बढ़ती, और चलते 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 ये बात पता है कहां पे आती? ये बात आती बिगिनर के लेवल पे। बिगिनर के लेवल पे आके एक व्यक्ति का यदि बिजनेस वॉल्यूम 2-3 हज़ार से शुरू कम रहता है, तो वो लोग क्या करते, वो लोग इस आदमी का ये 2,000 का लेवल अपने पैसे से पूरा करवा देते, जैसे तैसे पूरा करवा देते, और ये आदमी बिल्कुल नया है, अब ये 2,000 के लिए ही इस बिज़नेस को छोड़ के भाग जाएगा। ये इसको हमेशा ये एहसास होगा कि इस व्यक्ति का जब इसके पास फ़ोन आएगा कि 2,000 रुपये के लिए फ़ोन आया होगा, इस व्यक्ति के पास जब भी फ़ोन आएगा कि इस मीटिंग में आ जाओ, ये नहीं जाएगा, ये सोचेगा कि 2,000 रुपये ना देने पड़ जाएँ, अभी तो मेरे पास है नहीं। और इसी शर्मो शर्म में 1, 2, 4, 5 नहीं, इसके बाद इसकी मदद भी 2,000 की हुई है, तो ये नीचे भी किसी की मदद करेगा, ये भी 500 की मदद करेगा, और ये आदमी जो है फिर उस सेमिनार में, अभी मैंने बताया ना, एक आदमी 500 रुपये की वजह से, क्योंकि उसने 500 रुपये दे रखे हैं ना उसको, वो सोचता है कि अगर सेमिनार में जाऊंगा तो वहाँ पे जाते ही 500 रुपये का जिक्र ना हो जाए, इसलिए ये घटना घटती रहती है सर। ये बहुत कमाल, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे हमें बचना होगा। मुझे ये सबक सन 2015 में मिल गया था, उसके बाद मैंने इस चीज़ को बहुत मतलब यूँ लगाइए कि इसके बाद बहुत चीज़ों को ठीक कर लिया, मैनेज कर लिया। अदरवाइज़ हम भी बहुत बड़ी गलतियां करते रहते थे, और ये आपसे भी हो रही है। आपने आज ध्यान कर लीजिएगा, आप इधर उधर नज़र दौड़ा के देख लीजिएगा, ऐसे बहुत से साथी हैं जो इस बिज़नेस को पैसों के लेन देन की वजह से छोड़ के चले गए हैं। पैसों का जो डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, लोग जो है यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक चीज़ बड़ी आसान है, समझ लीजिए इस बात को गहराई से समझ लीजिए कि इस बिज़नेस को छोड़ के जाना सबसे आसान काम है। BC छाबड़ा जी बोलते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर जो सबसे आसान काम है वो है इस बिज़नेस को छोड़ देना, ये सबसे आसान काम है। और जहाँ भी पैसे का कोई भी बातचीत आती है तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बिज़नेस छोड़ देते हैं।
कुछ नहीं करते वो, बिजनेस को सबसे पहले छोड़ देते हैं, क्योंकि पैसा नहीं लगाना, रिस्क नहीं है, यहाँ पे रिस्क नहीं है, जीरो है, कोई बात नहीं, पैसा लगा ही नहीं, 1 साल के बाद भी छोड़ देंगे, 6 महीने बाद भी छोड़ देंगे, और 10 दिन बाद भी छोड़ देंगे, और 2 साल बाद भी छोड़ देंगे, अगर पैसे की घटनाएं घटती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को न केवल आप गहराई से समझें, इस चीज़ को चेक करें अपनी टीम के अंदर, कहीं ऐसी घटनाएं, किसी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर उसको बैठ के समझाएं। जब भी कोई आदमी नया काम शुरू करता है उसको बताएं कि आज आपके रिलेशन, आपका जो बहुत जिगरी दोस्त है, जिसके साथ आपका बहुत सा लेन देन हो रहा है, बहुत चीज़ें, उसको बंद कीजिए आगे से। अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये लेन देन, ये चीज़ें बंद करनी होंगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको शिकायत करनी बंद करनी होगी, आप कभी उससे डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि यही वो कंटेंट है जिसकी वजह से मुझे जहाँ तक जानकारी है, हज़ारों हज़ार लोग रोज़ाना सिर्फ इस पैसे के लेन देन की 100-200 रुपये के लिए, सर बड़ी नहीं, बड़ी तो बात 10-20-50 हज़ार तो बहुत बड़ी बात हो जाती, 100-200 रुपये की वजह से बिजनेस छोड़ देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कोई लेवल छूट रहा है तो छूटने दें। अगर आपके डाउनलाइन का कोई लेवल छूट रहा है, छूटने दें उसको, क्योंकि कुंभ का मेला थोड़ा ही है, 14 साल बाद आएगा, अगले महीने फिर आ जाएगा। लेकिन आज आपने जो गलती कर दी, अगर आपने आज इस तरह की गलती कर दी, तो कल को वो उस गलती को रिपीट करेगा, और वो गलती रिपीट होती चली जाएगी, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि पूरी की पूरी टीम में ये जहर फैल चुका है, और ये जहर पूरी की पूरी टीम की रग रग के अंदर उसको ख़त्म कर देगा, हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। चिंता ना करें, उसको हौसला दें कि कोई बात नहीं, हम मिल के फिर से काम करेंगे, अगले महीने और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा प्लान दिखाएंगे। इस महीने अगर आपका बिगिनर छूट गया है तो अगले महीने तो हम लोग जो है ओपनर को क्वालिफाई करेंगे, चल बता कहाँ कहाँ कितनी मीटिंग करनी है, कितने लोगों से मिलना है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने लेवल से उस आदमी को कहें कि कोई बात नहीं, आप बिगिनर बनना चाहते हैं, आपका 2000 बिजनेस वॉल्यूम की कमी है, चलिए मैं ये 2000 बिजनेस वॉल्यूम पूरा करता हूँ। इससे खतरनाक कोई बात नहीं हो सकती। ये एक सबसे घटिया तरीका है एक आदमी को बर्बाद करने का, सबसे घटिया तरीका। और आपको लगता है कि आपने उसकी मदद कर दी, मदद नहीं कर दी, उस आदमी को उस राह पे डाल दिया कि अब वो कभी वापस लौट के नहीं आ पाएगा बेचारा, अब वो खुद भी खराब होएगा। उस आदमी का कैरियर चौपट कर दिया साहब हमने। इस कैरियर को चौपट होने से बचाना है। हमें ये लगता है कि हमने मदद कर दी, इस बिजनेस के अंदर ये मदद नहीं है साहब। धन की जो मदद है इस बिजनेस के अंदर, आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी पेन के ऊपर, धन की जो मदद है वो इज इक्वल टू जहर। ये जहर के समान है, ये जहर है, प्योर जहर है। दूसरी घटना मैं आपसे शेयर करता हूं, विजय विरोधिया जी ने हमें बताया, कई बार सेमिनार में हम सुनते हैं, जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया तो उनके पास पैसे की बहुत तंगी हो गई। जब पैसे की तंगी हुई तो उन्होंने ये बात आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी को शेयर की। सुरेंद्र वत्स जी के पास बहुत पैसा था, दे सकते थे। आज भी बहुत से लोगों को लगता है मेरी अपलाइन के पास बहुत सारा पैसा है, क्यों न वो मेरी मदद क्यों नहीं करती। अरे साहब, उसको पता है कि ये जहर है, ये आपके जीवन को तबाह कर देगा, ये आपके कैरियर को ख़त्म कर देगा। तो जब उनको विजय जी को पैसे की ज़रूरत हुई, वत्स साहब से बात हुई, वत्स साहब ने उन्हें बताया कि आप ऐसा कीजिए, आप कहीं पे अपने कहीं जहां आरसीएम बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, अपने कहीं रिश्तेदारी से, और वहां से 10-20 हज़ार रुपये का आप इंटरेस्ट पे ले सकते हैं, और उस पैसे को धीरे धीरे करके चुका सकते हैं, और उस पैसे को बिजनेस के अंदर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में, क्योंकि खर्चे होते हैं शुरू के अंदर, आपको लगता है आपको टिकट लेना होता है, आपको कहीं जाके सेमिनार अटेंड करना होता है, 100-200-500 रुपये की ज़रूरत होती है, इस तरह की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एक अलग से हेड बनाएं, कहीं किसी से छोटा मोटा उधार वो 10-20 हज़ार का अरेंजमेंट करें और उस पैसे को इस्तेमाल करें। क्या 10-20 हज़ार रुपये सुरेंद्र वत्स जी दे नहीं सकते थे? सर, इतने बड़े अचीवर हैं आज विजय विजयोतिया जी। किस लिए हैं? इसलिए हैं कि वो 20 हज़ार रुपये की जो मदद थी ना,
अगर वो उनको मिल जाती तो वो आज कहीं नहीं होते, खत्म हो चुके होते इस बिजनेस से, कभी भी इतनी बड़ी पिन पर नहीं पहुंच सकते थे, कभी भी हिंदुस्तान के इतने बड़े अचीवर नहीं हो सकते थे। आरसीएम बिजनेस के मजबूत पिलर उनको कहा जाता है। मजबूत पिलर आज खड़े हैं तो केवल इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको जहर नहीं दिया गया था। आज अगर यदि कोई आदमी आपके सामने, ये आपको लगता है कि यार इसके पास तो जो है वहाँ जाने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ जाने के लिए नहीं, चलो मैं 500 रुपये की, और कुछ लोग तो और बड़ा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, बड़ा स्मार्ट उनको लगता है। एक आदमी को वो अपनी टीम में ज्वाइन करवाते हैं और फिर उसकी सभी प्रकार की मदद करते हैं, उसको पैसा देते हैं, उसके लिए टिकट खरीदते हैं, और उसको जो है दूर दूर दिल्ली अगर लेके जाना है उसके लिए खर्चा करते हैं, उसको गाड़ियों में घुमाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, और अंततः नतीजा क्या होता है, ये आदमी इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाता है, ये छोड़ के भाग जाता है। और फिर लोग कहते हैं सर ये क्या हुआ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, इतना सारा मैंने उसके ऊपर पैसा खर्च किया तब भी वो काम ही नहीं कर रहा है। आपने ही उसको मजबूर किया कि वो काम ना करे। ये इसको कहते हैं एक आदमी की कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट करना, उस आदमी को भिखारी बना देना। भिखारी मत बनाइए अपनी टीम को। लोग जो है भिखारी बना देते हैं अपनी टीम को, उस आदमी को सक्षम बनाइए। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये आपने ज़रूर सुनी होगी। एक बार ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक समुद्र तट के ऊपर बहुत सारे पेलिकन पक्षी रहते थे, पेलिकन पक्षी, और वो पक्षी हर रोज़ उस समुद्र किनारे अपना शिकार करके अपना पेट भरते थे। वो पेट भरते थे, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। अचानक उस बंदरगाह के ऊपर एक बहुत बड़ी कंपनी को ठेका मिला मछली पकड़ने का, और उस कंपनी ने जब मछली पकड़ना शुरू किया तो वो जब मछलियां पकड़ते थे उसमें से बहुत सारी मछलियां वहां तट पर बिखर जाती थी, गिर जाती थी, और वो पेलिकन पक्षी जो थे उन्होंने उन गिरी हुई मछलियों को खाना शुरू कर दिया। हजारों लाखों की संख्या में ये घटना हुई, शायद वो पक्षियों की संख्या कई लाख थी उस तट पर जो रहते थे। तो धीरे धीरे करके 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। उसके बाद क्या हुआ, एनवायरनमेंट जो किसी वजह से, वहाँ की सरकार के नियमों की वजह से, उस कंपनी का वो जो ठेका था वो रद्द हो गया। वो पेलिकन पक्षी जो लगातार वहाँ समुद्र पर गिरी हुई मछलियाँ खाते थे और अपना परिवार बढ़ा रहे थे, करते करते उन लोगों ने वो जो मछलियाँ थी वो वहाँ से उठा के खाते रहे और परिवार बढ़ता रहा। अचानक से ठेका रद्द हो गया, कंपनी ने मछली पकड़ना बंद कर दिया, और कंपनी ने जैसे ही मछली पकड़ना बंद कर दिया एक नई समस्या पैदा हो गई। वहाँ पर जो लाखों की संख्या में पेलिकन पक्षी थे वो वहाँ पे मरना शुरू हो गए, वो मरना शुरू हो गए। और लोग हैरान थे, वैज्ञानिक हैरान थे कि क्या हुआ, ये मर क्यों रहे हैं, कितनी सारी मछलियां है समुद्र में। पहले तो कंपनी निकाल ले जाती थी, अब वो निकाल भी नहीं रही है, अब तो यहाँ पे मछलियों की तादाद भरमार है। तो शोध किया गया, पता लगा कि इन पेलिकन पक्षियों ने मछली पकड़ना छोड़ दिया था, इसलिए ये मछली पकड़ना भूल गए हैं, इनको आता ही नहीं है मछली पकड़ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, कितनी खतरनाक घटना है। उसके बाद उसका इलाज किया गया कि दूर से बहुत सारे ऐसे पेलिकन पक्षी लाए गए और उनके बीच में उनको छोड़ा गया। जब उन्होंने मछली पकड़ना शुरू किया तब उनको देख देख के वो उन्होंने सीखा, और इस प्रकार से लाखों पेलिकन पक्षी मारे गए। बड़ी मुश्किल से वहाँ के पर्यावरण को बचाया गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये पैसा, ये जो छोटी छोटी हमारी जो हरकतें होती हैं मदद करने की, ये ठीक वैसे ही है कि उस आदमी को बनी बनाई मछलियां पकड़ के दे देना। मछली पकड़ के ना दें, मछली पकड़ना सिखाएं। नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत मशहूर कोटेशन है, मछली पकड़ के ना दें, मछली पकड़ना सिखाएं। अगर ऐसी गलती हो रही है तो माय डियर फ्रेंड्स इसको सुधारिए। बहुत बार पिकअप सेंटर्स के साथ में ये घटना होती है। आपका लेवल कंप्लीट हो रहा है, कुछ लोग पूरे के पूरे पिकअप सेंटर को खा जाते हैं, और कमाल की बात है न केवल खुद के पिकअप, मतलब अपनी ही डाउनलाइन के पिकअप सेंटर को खा जाते हैं। बहुत सख्त शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बचाना होगा आप लोगों को। मुझे आप लोगों की परवाह है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है बहुत बार टारगेट्स के चक्कर में, मैं तो बोलता हूं टारगेट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ग्रोथ पर ध्यान दीजिए ना साहब, ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। कौन सा कुंभ का मेला है जो 14 साल बाद आएगा, अगले महीने फिर से आ रहा है। पिछले महीने कोई टारगेट छूट गया, कोई बात नहीं, इस महीने फिर और ज़्यादा प्रयास करो।
हाँ, कुछ तो अंदर होना चाहिए ना कि छूट गया तो क्यों छूट गया, अगली बार नहीं छूटना चाहिए। टारगेट्स के चक्कर में धन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पिकअप सेंटर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, पिकअप सेंटर्स के यहाँ पे अगर कुछ लोग देख रहे हैं और पिकअप सेंटर चलाते हैं या खुद किसी पिकअप सेंटर के अंदर डील करते हैं, जब जब टारगेट्स होते हैं सबसे पहले जो है ना, बहुत से लोग उनको बलि का बकरा बनाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी उधारियां, न केवल खुद फ़ोन कर करके सर 10,000 का इसका बिल काट देना, 20,000 का इसका काट देना, 50,000 का इसका बिल काट देना, इसका 2,000 का काट देना, और अगली सुबह मिलते ही नहीं है, कहाँ चले जाते हैं। ये एक बार, इसको कहते हैं कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक बार ही मार के खा लिया जाए। अरे ये सेंटर हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, इसको एक ही टाइम में ख़राब कर दिया। इस व्यक्ति का क्या कसूर था? ये तो हमारी डाउनलाइन था, ये भरोसा करता था हमारे ऊपर, इसको तो यकीन था कि हमारी अपलाइन हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी, इसको तो ये भरोसा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पिकअप सेंटर चलाते तो भाई आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी इस घटना को अंजाम ना होने दें, आप भी इस वहम में, इस झांसे में ना आए कि ये हमारी अपलाइन है। यस ऑफ कोर्स अपलाइन है, लेकिन धन का लेन देन आपस में, धन का जो उधार है ये जहर है। अब आप भी जहर दे रहे हो, अब आप भी इस पाप में भागीदार हो साहब। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपने भी उसमें भागीदारी ले ली है, आपने भी सहयोग कर दिया है। चलो छोटा मोटा चलता है कभी कभार, क्योंकि वहाँ सेंटर के ऊपर थोड़े समय के लिए कुछ चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये क्या मतलब है कि 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए की उधारी आप भी दे रहे हैं और लोग भी ले रहे हैं बड़े मज़े से। वो 5-7-8% के लिए आप पूरे के पूरे पैसे को दाव पे लगा रहे हैं। 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 8% मिलना था, लेकिन अब 1 लाख के 1 लाख कहाँ गए आपको पता ही नहीं है, कब आएंगे, यू नेवर नो। अगर आपको इस बिज़नेस को करना है, अगर आप इस बिज़नेस में बने रहना चाहते हैं, तो ये उधार ना तो सेंटर के साथ हो, ना सेंटर वाला आपके साथ हो, ना अपलाइन के साथ हो, ना डाउन लाइन के साथ हो, और क्रॉस लाइन के साथ तो संभावना ही नहीं है, वहाँ तो मतलब ही नहीं है। मुझे ध्यान है, बहुत समय नहीं हुआ है उन बातों को, 2.5 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले एक व्यक्ति खुद मेरी ही टीम से हैं, वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे। एक ही महीने में उस व्यक्ति ने 100 ज्वाइनिंग लगाई। आपको यकीन होगा, 100 नई ज्वाइनिंग्स लगाई, और दूसरे ही महीने में उस बंदे ने ईगल क्वालिफाई कर दिया। खतरनाक स्पीड, बहुत ही खतरनाक। और मुझे मालूम था कि ये आदमी अगले 1 साल के अंदर अंदर टेक्निकल जाएगा। अचानक से उसके फैमिली को डिस्टर्बेंस हुई, उसके पास कुछ चैलेंज आए, और उस व्यक्ति को कुछ लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने मुझसे बात की, मुझे नियम मालूम था, मैंने उनको बैठ के समझाया कि आपको ज़रूरत है, मानता हूँ बहुत बहुत पेन में हैं आप, पीड़ा में हैं, लेकिन RCM बिजनेस के नेटवर्क मार्केटिंग के नियम इस बात को अलाउ नहीं करते हैं। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मदद नहीं कर सकते तो चलिए वो व्यक्ति हैं आपकी टीम में, उनको बोल दीजिए, वो मदद कर देंगे। मैंने कहा मैं ये भी नहीं कर सकता। मैं ये तो ज़रूर कर सकता हूँ, मैं उस व्यक्ति को भी फ़ोन करके कहूँगा कि ऐसी मदद कृपया ना करें, क्योंकि इस व्यक्ति के जीवन का सवाल है। लेकिन हुआ क्या, मैंने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया। मेरे ही डाउनलाइन के अंदर एक दूसरे व्यक्ति हैं, उनके मन में ये भावना हुई कि यार ये तो जो है ना, बंदा बहुत ग्रेट है, ये बंदा थोड़े ही दिन में रॉयल्टी और टेक्निकल हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ इसकी। और उन्होंने कर दी मदद उसकी। और उसके बाद उसका क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद उन्होंने, जिनकी मदद हुई थी, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। इन दोनों के रिलेशंस खराब हुए, लाखों रुपए का नुकसान इसको हुआ। अगर काश इस घटना को वहाँ रोक लिया जाता, काश उस आदमी को ये पैसे की मदद ना की होती, तो ये आदमी आज RCM बिजनेस में, मुझे मालूम है उसकी कैपेसिटी, ये आदमी मुझसे भी आगे जा सकता था। इस आदमी की कैपेसिटी ये थी कि ये आज हो सकता है एमरल्ड लेवल पे होता और महीने के लाख रुपए कमा रहा होता। ये एक भूल जो है
इस भूल ये हुई थी, मानवीय स्वभाव है, ये मानवीय स्वभाव, मन में हिलोरे मचते हैं, मन में लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो करना पड़ेगा, ऐसा तो मदद होनी ही चाहिए। यार ये क्या मतलब है, हम समाज में रहते हैं, ये आदमी कल को मर जाएगा, इसके बच्चे रोड पे आ जाएंगे, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आपका दिल कहेगा, गवाही देगा, आपका दिल बाहर निकल के आएगा। कहते हैं ना दिल, यार ये क्या मतलब है, कलेजा बाहर को आता है एक आदमी की स्थितियों को देख के। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसा किया तो आपने उसकी मदद नहीं की है साहब, मदद नहीं की है, आपने उस आदमी को जहर दे दिया है। ये जहर मत दीजिए उसको, जिंदगी का सवाल है उसके। मैं इस टॉपिक के ऊपर घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन कहते हैं थोड़ी बातों में ज़्यादा समझ लीजिए, थोड़ी बातों में ज़्यादा समझ लीजिए इस बात को, समझ लीजिए। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम जानकारियाँ आपको मिलती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ एक एक बात को उधेड़ के रख दे, विश्लेषण कर दे, ताकि आगे से बहुत सी जिंदगियाँ हम बचा सकें, बहुत से लोगों को जीवन को हम बचा सकें। आज की इस बातचीत को अपने ग्रुप्स में, अपनी टीम के एक एक व्यक्ति को बैठ के दिखाइए, सुनाइए लोगों को। और कल हम बातचीत करेंगे, आज हमने धन के बारे में बात की, कल हम ये बचे हुए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अहम और परिवार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये इनसे भी खतरनाक चीज़ें हैं, ये इनसे भी खतरनाक चीज़ें हैं। अपनी टीम को यदि बचाना चाहते हैं, अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीम को आप देखना चाहते हैं कि वो भी स्टार रूबी बने, वो भी डायमंड बने, तो इस वीडियो को बैठ के अपनी टीम के साथ देखिए, बैठ के उन लोगों को बातचीत, क्योंकि अगर आप कहेंगे ना तो बुरा मान जाएंगे, अगर आप डायरेक्ट बात करेंगे बुरा मान जाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। कल फिर से मिलते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।